साई राम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे। बच्चों, 8वीं कक्षा की पुनरावर्तन कालांश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस कालांश में मैं आपको मधुबन, जो 5वां पाठ है हमारा, काल, हिंदी का एक व्याकरण और कहानी लेखन से परिचित करवाऊंगी। बच्चों, इन सब से हम पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, संबंधित जो वीडियोस से हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन पुनरावर्तन क्लास में हम थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिस तरह से हमारा पुनरावर्तन भी हो जाएगा और हमारी जो जानकारी है वो पुख्ता तरह से सही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। 8वीं कक्षा का जो पाठ क्रमांक 5 है, जिसको हम जानते हैं कि कौन सा पाठ है, वो हमारा मधुबन, जिसके जो लेखक है वो है अनुराग वर्मा जी। हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। पहले हम देखते हैं अनुराग वर्मा जी के बारे में। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी के विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब इस पाठ में क्या बताया गया है, आप सबको याद होगा कि यहाँ पर जो अनुराग वर्मा जी हैं, वह साक्षात्कार इंटरव्यू लेने के लिए किसका जाते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के जीवन की जो बातें हैं उनसे हमें यहाँ पर परिचित कराई गई हैं, या हमें आप बोल सकते हो कि अनुराग वर्मा जी के द्वारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जीवन शैली के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, उनसे हमें परिचित करवाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखते हो कि गद्य संबंधी में भी बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो हम इस पाठ में यहाँ पर यही सब पहले भी देख चुके हैं। इससे संबंधित हम जो कुछ प्रश्न उत्तर है वह हम देखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी आए थे। संगोष्ठी का अर्थ होता है किसी विषय विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी विषय पर कोई बात करते हैं, उसका हल निकाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संगोष्ठी। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा या उपदेश। हमें दो मुहावरे भी मिले थे इस पाठ में। ज्वार उठना का अर्थ होता है विचारों की हलचल। सत्ते में आना अर्थात घबरा जाना या अति भयभीत होना। समानार्थी शब्द जो आए थे वो हमने देखे थे कि उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना, प्रतिबिंबित का होता है अर्थ दिखना, अभाव का अर्थ होता है कमी। फिर यहाँ पे समानार्थी हमारे पास और भी जो थे वो हम लोगों ने देखे थे। कौन से वो, रफ्तार का अर्थ होता है तेजी से, निकट का अर्थ होता है बच्चों पास, मनुष्य अर्थात महात्मा, साहस अर्थात हिम्मत, आदेश का अर्थ होता है आज्ञा। हम लोगों ने कुछ प्रश्न उत्तर भी देखे थे, अगर आपको याद होगा तो हम उसका भी पुनरावर्तन कर लेते हैं फटाफट। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के निवास स्थान का क्या नाम था, अगर आपको याद होगा तो क्या नाम था, यह पाठ का नाम ही उन्होंने उसके नाम पे रखा हुआ है, मधुबन। लेखक को डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कहाँ बैठाया गया था, ड्राइंग रूम में। सन 1921 में डॉक्टर जी की उम्र कितनी थी, केवल 15.5 वर्ष। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को किसका आदेश मानना था, गांधी जी का। यह सारे हम लोगों ने प्रश्न उत्तर देखे थे बच्चों। आपको एग्जाम के दौरान भी पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, आपको ऑप्शनल आएंगे, एमसीक्यू टाइप आएंगे, लेकिन हम लोगों ने ये जो पढ़े हैं इससे संबंधित आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान भी देना है। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि संचाल पूर्ण करो में जो हमारा यह प्रश्न है, राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या कब हुआ था वो हम देखेंगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया था उन्होंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, आपको याद है 1921 में। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी और 1926 में उनका विवाह हो गया था। और 1930 में अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा था। यही सब कारण है कि इनके जो बारे में हमें यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है, क्योंकि बहुत ही बड़े लेखकों में से एक माने जाते हैं। ओके, फिर हम आगे देखते हैं, दूसरा कारण लिखो। अब आपको कारण लिखो यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर साहब के राजनीति से दूर रहने का क्या कारण था। आपको याद होगा कि डॉक्टर जी ने कहा था साक्षात्कार के दौरान अनुराग जी से कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव है। फिर दूसरा कारण क्या है, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण हिंदी। उनको हिंदी से बहुत लगाव था, पढ़ना था, इसलिए वह मध्य प्रदेश से हिंदी पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश आए, क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश में हिंदी पढ़ने की जो व्यवस्था थी वो सही तरीके से नहीं थी। तीसरा जो हमारा प्रश्न है बच्चों कि पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। आपको याद होगा हम लोगों ने 4 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे थे। शास्त्री जी का नाम आया था, इंदिरा जी का नाम आया था, नेहरू जी का नाम आया था और मोरारजी देसाई जी का नाम आया था। तो यह चारों ही हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कृति पूर्ण करो, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ था। आपको अगर याद होगा तो उन्होंने 2 बातें बोली थी कि गृहस्थ जीवन में मुझे इनसे प्रेम हुआ है। क्या थी वो,
वह थी नैतिकता और सात्विकता। तो इस तरह से हम लोगों ने यह भी पहले पढ़ चुके हैं, हम इसका सिर्फ पुनरावर्तन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का घर कौन से रेलवे स्टेशन के पास था? आपको याद है? प्रयाग। बराबर, इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? प्रयाग। इलाहाबाद में रहते थे ना वो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के निवास स्थान का क्या नाम था? मधुबन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया था? आपको याद है कब लिया था? 1921 में लिया था। बराबर, क्योंकि 1925 में क्या हुआ था? उन्होंने अपनी इंटर की परीक्षा पास की थी। निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, यह पहचानना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अंत व्यवस्था का विरोध करते थे। यह बात सही है? सही है, क्योंकि वह हमेशा से ही जो अंध व्यवस्था थी उसका वो हमेशा से ही विरोध करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर समाज से ये सब व्यवस्थाओं को निकाल दिया जाए तो समाज एकदम सुधर सकता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने पहली कविता जो लिखी थी 1925 में लिखी थी। याद आया आप सबको? 1925 में लिखी थी? जी नहीं, क्योंकि 1925 में तो दोनों इंटर की परीक्षा पास की थी। उन्होंने तो पहली कविता कब लिखी थी? 1921 में ही लिखी थी। तो आपका यह जो उत्तर है यह गलत हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के पिता डिप्टी कलेक्टर थे, सही उत्तर है। हम कुछ और प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों फटाफट। डॉक्टर वर्मा ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कब भाग लिया था? कब लिया था? 1921 में लिया था। डॉक्टर वर्मा का विवाह कब हुआ था? कब हुआ था उनका विवाह? अभी उन्होंने देखा था पहले, 1926 में हुआ था। सन 1930 में क्या हुआ था? 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा था। 1925 में क्या हुआ था? 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ था। किससे प्रेम हुआ था? सात्विकता और नैतिकता से। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण क्या था? क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव था। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने का क्या कारण था? हिंदी से लगाव या हिंदी प्रेम। जो अब हम देखेंगे कि काल, मैंने आपको पहले बोला था कि जो मधुबन है उसके बाद हम व्याकरण का एक टॉपिक जो अपना विषय था काल, वह हो चुका है, उसका हम पुनरावर्तन कालांश में देख लेते हैं। यहाँ पर काल किसे कहते हैं? हम सब परिचित हैं बच्चों। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यह आपका वर्तमान काल है, यह आपका भूतकाल है, यह आपका भविष्य काल है। बराबर। हम लोगों ने ये भी देखा था काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। भूतकाल, जो समय बीत गया उसे हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। भविष्य काल, जो समय आने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? भविष्य काल। वर्तमान काल में भी हम लोगों ने देखा था सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और हम लोगों ने देखा था कि भविष्य काल का एक ही प्रकार होता है जिसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अब आप सबको वो चीज़ें सब जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं बातें, उनमें ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न उत्तर है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको अगर आता है एग्जाम में कि शीला नहा रही है, आपको पता है शीला नहा रही है, तो यह आपका कौन सा काल हो सकता है? काल में कौन सा प्रकार है? अपूर्ण भूतकाल होगा? नहीं। रही है, नहा रही है, मतलब काम हो रहा है ना, चल रहा है, चलते हुए समय में हो रहा था, क्या हो जाएगा आपका ये? अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने एक आम खाया, खाया है मैंने, तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल। लड़की जा रही थी, जा रही थी, अभी भी क्रिया पूरी नहीं हुई है भूतकाल में, लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा आपका ये? अपूर्ण भूतकाल। लड़का आम खाएगा, खाएगा, तो आपका ये हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। लड़की जा चुकी थी, जो लड़की है वह जा चुकी थी, तो आपका क्या हो जाएगा? वह पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर हम लोगों ने काल के बारे में भी काल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने मधुबन जो पाठ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी लेखन क्या होता है। आप सबको पता है बच्चों, कहानी लेखन जो है वह आपको जो परीक्षा में आएगा, तो परीक्षा के दौरान आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको प्रश्न पत्र में जो भी आपको मुद्दे दिए रहते हैं ना, पॉइंट्स दिए रहते हैं, रूपरेखा जो आपको दी रहती है, उसको आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक करके और किस किन बातों का हमें कहानी लेखन के दौरान ध्यान देना है वह मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। उसके साथ में आपको किस तरह से कहानी को बनाना चाहिए वह बात भी आपको यहाँ पर आज मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में क्या क्या देख रहे हैं? मधुबन हम लोगों ने रिविजन लिया, काल क्या होता है वह देखा, और हम देखेंगे कहानी लेखन क्या होता है। आपको कहानी लेखन के लिए क्या क्या बातों को ध्यान देना है? देखिए, कहानी की रूपरेखा अपने दिमाग में हमें ठीक से बैठा लेनी चाहिए।
बराबर। जो भी हमें रूपरेखा दी है ना, पहले उसे ध्यान से हमें पढ़ना है। फिर कहानी का मुख्य विषय क्या है, इसे शुरू से अंत तक भूलना नहीं चाहिए। अगर आप विषय भूल जाओगे तो आप मुद्दे ही भूल जाओगे, बराबर। फिर आपकी कहानी सही तरीके से आप नहीं लिख पाओगे। कहानी का आरंभ करने के बाद उसका विकास ठीक ढंग से होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है कि कौन सी बात पहले और कौन सी बात बाद में कहे। पता चला आपने जो अंत में बात करनी है वो पहले कर दी, जो पहले बात करनी है वो अंत में कह दी, तो कहानी आप अच्छी तरह से फ्रेम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें इन बातों का बहुत ध्यान देना है कि हम जो भी बोल रहे हैं वह एक दूसरे से संबंधित और क्रम वाइज हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दें। एक संकेत के साथ दूसरे संकेत को बड़े ही अच्छे ढंग से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि कहानी की सभी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई लगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक दूसरे से वो संबंधित रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अलग तरीके से बोला, या जो बातें बाद में बोलनी उसको पहले बोल दी, जो पहला बोलना है उसे बाद में बोल दिया, तो आपकी कहानी अच्छी या रोचक नहीं लगेगी। कहानी में भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए। शब्द और मुहावरों का सही उपयोग भी होना चाहिए। शब्द और मुहावरे और कहावतें जो होती है वो किसी भी भाषा को क्या करते हैं बच्चे, हम सबको पता है कि वह सुंदर और प्रभावशाली बनाती है। इसलिए इनका उपयोग अगर होता है तो हमारी जो कहानी है वह और भी रोचक और मनोरंजकदायक हो जाती है। कहानी का अंत बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए प्रभावशाली? ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसे वह और पढ़ने का मन करे और वह अंत तक आपकी कहानी को पढ़े। कहानी का शीर्षक रोचक होना चाहिए, जिसमें पढ़ने वाले के मन में कहानी की उत्सुकता उत्सुकता बढ़े। तो हम जो भी कहानी लिखते हैं उसके शीर्षक और उससे क्या सीख मिल रही है उसे भी हमें इतना रोचक बनाना है कि जो भी हमारी कहानी को एक बार पढ़ने वाला रहे वो कम से कम 2 या 3 बार पढ़े। तो यह सब बातें अगर हम ध्यान देते तो हमारी कहानी लेखन में हमारे जितने भी अंक है बच्चों, हमें पूरे अंक मिलने की संभावना होती है। लेकिन वह आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने कहानी कितनी असरदार प्रभावशाली बनाई है। ठीक है। तो जैसे हम एक रूपरेखा, एक उदाहरण के तौर पर एक देखते हैं। रूपरेखा आपको दिया हुआ है, एक टोपी वाला, दूसरे गांव जाना, बीच में थक जाना, पेड़ के नीचे आराम से सोना, पेड़ पर कुछ बंदर, नीचे जाना, एक एक करके टोपी उठाते जाना, टोपी वाले का जागना, अपनी टोपी सीट पर उतार कर फेंक देना, बंदरों का अनुकरण करना और शिक्षा। क्या मिले इससे? ठीक है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, बहुत ध्यान से इसे हम पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है कहानी में, जो रूपरेखा है वो क्या है, मुद्दे क्या दिए हुए हैं। और फिर उसे हमें अपने दिमाग में अच्छे से विस्तार पूर्वक उसको विस्तार कर लेना है उसका। और फिर हमें लिखना शुरू करना है और शीर्षक भी ध्यान देना है और सीख क्या मिलेगी उसे भी ध्यान देना है। जैसे अब यहाँ पे जो दिया है, एक टोपी वाला, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक टोपी वाला रहता था। काम की वजह से उसे एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा। लेकिन दूसरे गांव जाते वक्त रास्ते में ही वह थकान महसूस करने लगा और अपने थकान दूर करने के लिए बीच में वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के बारे में सोचकर उधर ही सो गया। टोपियों से भरा हुआ जो बैग था या जो थैला था उसने अपने पास ही रखा और वह सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वह आराम कर रहा है, थोड़े थोड़े आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डालने हैं इसमें। नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वह आराम कर रहा है उसके ऊपर कुछ शरारती बंदर रहते हैं। शरारती बंदर मैं क्यों बोल रही हूँ, आप सबको पता है जो बंदर होते हैं वह बहुत नौटी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। तो उसे नहीं पता था कि ऊपर जो बंदर है वो उसे देख रहे हैं। जैसे ही टोपी वाला सो जाता है, एक एक करके सभी बंदर आते हैं और उसके थैले में से एक एक टोपी लेकर अपने वापस फिर से पेड़ पर जाते हैं और उसे पहनकर बैठ जाते हैं और बहुत मजे करने लगते हैं। अचानक कुछ समय के बाद टोपी वाले की नींद खुल जाना। और जब वो जागता है तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसकी एक भी टोपी उसके पास वहाँ पर नहीं दिखाई देती है और एक दो इधर उधर गिरी हुई दिखाई देती हैं। तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरी टोपियों को किसने लिया। लेकिन अचानक जब उसने अपनी नज़र ऊपर पेड़ पर दौड़ाई तो उसे कुछ बंदर दिखे और सारा माजरा जो है वह टोपी वाले को समझ में आ गया। टोपी वाले को लगा कि अब इन बंदरों से टोपी लेना तो बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन क्या किया जाए कि इन बंदरों से मैं अपनी टोपी वापस लूं। फिर अचानक उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति मीन्स उपाय। और उसने अपनी टोपी को ऊपर उछाला और नीचे गिरा दिया। अब सबको पता है कि जो बंदर होते हैं बहुत नकलची टाइप होते हैं, बहुत नकल करते हैं, कॉपी कैट होते हैं बहुत, राइट ना। तो उन्होंने जब देखा कि वो टोपी वाला अपने सर की टोपी को ऊपर उठा के फेंक रहा है, तो सारे बंदर वैसे ही करने लगे, ऊपर उठाए टोपी और सारी टोपियां जो है नीचे गिर गई। टोपी वाला हंसा और उसने सारी जो टोपियां थी उसे उठाकर अपने थैले में डाल ली और अपनी राह चलता बना। तो इसका आप उचित शीर्षक क्या दे सकते हो? समझदार टोपी वाला, मूर्ख बंदर। ऐसा करके आप बहुत सारे शीर्षक दे सकते हो जो भी आपको उस समय उचित लगे, लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। कुछ भी शीर्षक या कुछ भी शिक्षा अगर आप देते हो तो आपके अंक कट जाएंगे। और इससे शिक्षा क्या मिलती है आपको, क्या सीख मिलती है बच्चों? यहाँ पर आपको आपको यह मिलती है
कि मुसीबत के वक्त हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। यह सीख हो सकती है, या ऐसा अगर आप इस कहानी को और ध्यान से सोचोगे और करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण के तौर पर एक बता रही हूँ कि आप इस तरह से तैयार कर सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने आज कहानी देखी, कहानी लेखन क्या होता है वह देखा, और जो हमारा मधुबन पाठ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और काल जो व्याकरण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको फिर से मैं बता देती हूँ, आपको परीक्षा के दौरान ऐसे आएंगे, आपको परिच्छेद दिया जाएगा गद्य से, पद्य से, और आपको व्याकरण जो भी पढ़ाया गया है, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वह सारे सब कुछ आएंगे। और आपको सब कुछ ऑप्शनल रहेगा, 3 4 या 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको जो भी हिंदी की किताब है उसको पढ़ना है, जो भी ग्रामर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है। अगर आपके पास बुक है ग्रामर का, टेक्स्ट बुक रहेगा ना सबके पास, पिछले साल का भी पढ़ेगा, थोड़ा उससे भी हेल्प मिलेगा आपको। जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उससे भी ध्यान दीजिए। तो जो भी आपको अभी आपके पास जो भी किताबें या सोर्स जो आपके पास अवेलेबल है, उन सब सोर्स को पढ़ के आपको एग्ज़ाम के दौरान रेडी रहना है, ताकि आपका एक अंक भी कहीं भी नहीं जाए। अगर आप ध्यान से पढ़कर परिच्छेद को और जो भी आपको दिया जाएगा उसको ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आपके सारे अंक आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कहानी लेखन क्या होता है, मधुबन पाठ देखा हम लोगों ने, और काल देखा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह जो कालांश था हमारा पुनरावर्तन का हिंदी का कालांश, वह समझ में आया होगा। और अगले कालांश में मैं फिर से कुछ दूसरे टॉपिक के साथ में फिर से आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।